जैसा कि अब हम देख रहे थे फ़िश में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को, कि अगर हमने फ़िश को कोई फूड प्रोवाइड करनी है तो उनमें किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसा कि अब हम कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें पता होता है कि इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगी, एनर्जी मिलेगी, या किस टाइप की हमने फूड ईट करनी है जिससे हमें किस टाइप के मिनरल्स प्रोवाइड हों। इसी तरह फ़िश को भी फूड प्रोवाइड करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि इस फूड में फ़िश के लिए वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो फ़िश को ज़रूरत है। तो अब हम देखेंगे ये कैसे है, किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स की फ़िश को ज़रूरत होती है, कि अगर हम उसे आइडल फूड प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उन्हें किस टाइप की आइडल फूड में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि जो फ़िश फूड शुड आइडली प्रोवाइड द फिश विद फैट फॉर एनर्जी एंड अमाइनो एसिड जैसा कि आप लोग को पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एंड द फिश फूड मस्ट स्पीडली डाइजेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट करती है बिल्डअप ऑफ इंटेस्टाइनल गैस। जो हमने ये फूड प्रोवाइड की है उसे जो कंटेन करती है फैट एंड अमाइनो एसिड, और वो फूड जो फिश इजीली डाइजेस्ट कर ले, ये प्रिवेंट करती है फिश में बिल्डअप होने को इंटेस्टाइनल गैस, रेनल फेलर एंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसमें स्विम ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ये अवॉइड करती है एक्वेरियम पोल्यूशन को ड्यू टू एक्सेसिव अमोनिया। जो आइडल फूड होती है वो ये चीज़ें प्रिवेंट करती है। इक्वेटिक डाइट फॉर कार्निवोर्स, ये कंटेन करती है वेजिटेबल मैटर, इनमें आ जाएंगे स्पाइरुलिना, ये वो होती हैं ये जिसमें अब हमने देखना है इक्वेटिक डाइट जो कार्निवोर्स फिशेस के लिए होती हैं, ये कंटेन करती है वेजिटेबल मैटर्स, जो टाइप की आपको बता दी है। अब हमने देखना है कि जो इंग्रेडिएंट्स फ़िश को ज़रूरत होती है, जिन इंग्रेडिएंट्स की उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं फ़िश को, या वो किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें आ जाएंगे हमारे पास अमाइनो एसिड। जैसे कि आपको पता है अमाइनो एसिड आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, and example of aquatic diet that is a good source of amino acid is the crumbled hard boiled egg offered to a small fry। जो गुड सोर्स है अमाइनो एसिड के, किसके लिए, स्मॉल फ्राई के लिए। तो अब नेक्स्ट अब हमने देखना है कि जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ DL मिथोनाइन, जो ये DL मिथोनाइन है ना, इसको हम इसको देते हैं पोल्ट्री फार्म में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। किस लिए यूज़ होती है, एज अ ग्रोथ मटेरियल इसको प्रोवाइड करते हैं, इसको पेट्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि डॉग्स की ग्रोथ के लिए भी इसको प्रोवाइड किया जाता है। अब फिशेस में इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हमने देखने हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ DL मिथोनाइन इनहेंस द हेड ग्रोथ ऑफ द लाइन हेड गोल्ड फिश, ये इनहेंस करती है हेड ग्रोथ को ऑफ द लाइन हेड गोल्ड फिश में। नेक्स्ट अब हमने देखना है कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, फैट्स। जो फैट्स है ये ब्रेक डाउन होती है फैटी एसिड में, और ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फिश में, बिकॉज ये प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर द हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा ये मदद करती है विटामिन की एब्जॉर्प्शन में। अब हमारे पास जो फ़िश को विटामिन अब्जॉर्ब करती है, विटामिन की अब्जॉर्प्शन में फ़िश में हेल्प आउट करती है। विटामिन A, D, E and K are a fat soluble or can only be digested, absorbed and transported in conjunction with fats, जब ये कंजक्टेड होते हैं फैट्स के साथ। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स आर अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दैट इंक्लूड शुगर, स्टार्च, गम्स एंड सेलुलोज। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें होता है इक्वेटिक डाइट आर ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड आर सोर्सेज ऑफ इंजाइम। किस टाइप के इंजाइम का ये सोर्स है, अमाइलेज। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को हम ये नहीं कह सकते ये सुपीरियर एनर्जी सोर्स है फॉर अ फिश ओवर प्रोटीन और फैट, बट डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट डू स्पेयर प्रोटीन फॉर अ टिश्यू बिल्डिंग। इसके अलावा अगर हम इन्हें एनिमल से कंपेयर करें तो उन्होंने जैसा कहा है, अनलाइक इन एनिमल्स ग्लाइकोजन इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट स्टोरेज
डिपोट ऑफ एनर्जी इन फिश के एनिमल्स जैसा नहीं इनमें ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह एनिमल्स में ग्लाइकोजन एज एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ होता है, नहीं। अनलाइक इन एनिमल्स, ग्लाइकोजन इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट स्टोरेज डिपॉजिट ऑफ एनर्जी इन फिश। ये थे वो इंग्रेडिएंट्स जो फिश को ज़रूरत होती है अपनी फीड। अब हमने देखने हैं प्लैंकटन कल्चर कि प्लैंकटन कल्चर कैसा होता है। कहते हैं वेरियस स्पीशीज़ होती हैं फाइटो एंड जू प्लैंकटन आर कल्चर, इनको कल्चर किया जाता है टू फीड डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लार्वल स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल फिशेज़ के लिए इसको कल्चर किया जाता है। ऑफन इन अ ड्यूल स्टेप फैशन, ग्रोइंग फाइटोप्लैंक्टन टू फीड द जूप्लैंक्टन और टू फीड द फिशेस इन टर्न। जिस तरह के एक सिस्टम बना हुआ है फाइटोप्लैंक्टन टू फीड द जूप्लैंक्टन, जो हम फाइटोप्लैंक्टन है उनको जूप्लैंक्टन ईट करते हैं और जूप्लैंक्टन को देन फिशेस इन टर्न। इसी तरह द प्लैंक्टन कल्चर्स आर टिपिकली केप्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। इनमें कंडीशंस जो होती हैं ना प्लैंकटन कल्चर में कंडीशंस होती हैं कंट्रोल्ड, मींस लाइट एंड टेम्परेचर एक हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है जितनी उनको ज़रूरत होती है प्लैंकटन कल्चर में, इन सेपरेट रूम्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। और ये एक सेपरेट रूम में रखा जाता है ताकि कंटेमिनेशन से ये प्रोटेक्ट रहे। इसमें सम एग्जांपल्स दी गई हैं, इनमें आ जाएंगे हमारे पास माइक्रोअल्जी आइसोकाइड्रेसिस गल्बिना, ये ग्रो होते हैं अंडर फ्लोरेसेंट लाइट, इसको डिस्क्राइब किया था परहोफ एंड नील। आइसोकाइड्रेसिस इज यूज्ड बोथ एज अ वाटर कंडीशनर एंड एज अ फूड फॉर अ जूप्लैंक्टन। ये जो हमारे पास है ना आइसोकाइड्रेसिस, ये यूज्ड होता है वाटर कंडीशनर के तौर पर भी और एज अ फूड फॉर अ जूप्लैंक्टन। अब हमने देखना है कॉमन रोटिफर्ड्स हैं, इनमें ब्राकियोनस पेलिकैटलस यूज होते हैं फर्स्ट फूड के तौर पर, जो ऑफन जो फॉलो करते हैं न्यूपेली। ये न्यूप्ली हमारे पास एक लार्वल स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं जो अनसेगमेंट होता है ऑफ द ब्राइन शिप, या इसे आप लार्वल स्ट्रक्चर के तौर पर भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसका नेम है न्यूप्ली। न्यूप्ली ऑफ द ब्राइन श्रिम्प आर्टीमा सैलिना। जो रोटिफर्ड्स होते हैं इनको कल्चर किया जाता है स्मॉल गैलन ले लें आप, गैलन इस तरह 10 गैलन्स एक्वेरियम एट अ सैलिनिटी, जिनकी 25 ppt ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कल्चर, और वो कॉम्बिनेशन होता है उनका कल्चर के साथ HUFA हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके अलावा एंड कंसनट्रेटेड आइसोक्राइसिस पेस्ट। मतलब ये कल्चर कैसे बनाते हैं, रोटिफर्स होते हैं कैन बी कल्चर, जो रोटिफर्स होते हैं इनको कल्चर किया जाता है स्मॉल 10 गैलन्स एक्वेरियम में, जिनकी सैलिनिटी होती है 25 ppt, और ये कॉम्बिनेशन होता है कल्चर HUFA के साथ, और ये कंसनट्रेटेड होता है आइसोक्राइसिस पेस्ट में। कल्चर की डेंसिटी होती है टिपिकली रेंज फ्रॉम 100 to 250 per ml। उन्हें क्या जो सर्टेनली की इन फिश कल्चर वर्ल्ड वाइड इज़ द हाइपरसेलाइन क्रस्टेशियन कार्डम। जो कल्चर वर्ल्ड वाइड हाइपरसेलाइन क्रस्टेशियंस है ना, ये है हमारे पास ब्राइन श्रिम्प आर्टीमा सैलिना। रेदर देन हैविंग टू कलेक्ट एंड होल्ड देम एज अ फूड आइटम, इसको वर्ल्ड वाइड फूड आइटम के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, मतलब इनको पकड़ा जाता है और इनको एज अ फूड वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। आर्टीमा cysts are often decapsulated with household chlorine bleach that can be refrigerated in a saturated salt solution and hashed as needed। उन्होंने कहा कि जो आर्टीमा cyst होते हैं ना, इनको डीकैप्सुलेटेड भी किया जाता है, जिस तरह हम घरों में यूज़ नहीं करते क्लोरीन ब्लीच, इसके ज़रिए डैट कैन बी रेफ्रिजरेटेड इन अ सैचुरेटेड साल्ट सोल्यूशन। उसके बाद इसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, साल्ट सोल्यूशन में भी कर सकते हैं। इसको तब हैच करना है जब हमें इनकी ज़रूरत हो, इसलिए ये वाले इनको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है एज अ फूड आइटम प्लैंकटन कल्चर में भी। ये कुछ कल्चर का इम्पोर्टेंस इसलिए है, हमने प्लैंकटन कल्चर को डिस्कस किया
क्योंकि हमने मेजर फ़िश की फूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने प्लैंकटन कल्चर को भी डिस्कस करना ज़रूरी था। हमें पता होना चाहिए कि जो हमने डिस्कस किया है कि हमने फ़िश को लाइव फूड के तौर पे ज़रूरत होती है।